नमस्कार, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों के साथ बातचीत रोज हो रही है और इस समय पहलगाम पर लगातार अपडेट्स चल रही हैं। अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सीसीएस हुई, दूसरी बार ये सीसीएस हो रही है। एक वीक के बीच में, मतलब जब से अटैक हुआ है तब से अब तक ये दूसरी सीसीएस है। उसके बाद सीसीपीए की मीटिंग हुई और फिर सीसीए, फिर कैबिनेट भी हुई। ये एक के बाद एक मीटिंगों का सिलसिला दिल्ली में लगातार जारी है, क्योंकि जैसा हम जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक फ़ैसला ले रहे हैं। वो फैसला जो आने वाले वक्त को भी डिफाइन करेगा कि आखिर इस पूरी दुनिया में भारत की फिर आगे भूमिका क्या होगी, और ख़ास तौर से जिस तरह से पाकिस्तान जैसा एक रोग स्टेट या टेररिस्ट स्टेट, जिसमें टेररिज्म और सेना के बीच में जो रंच मात्र है वो भी फ़र्क नहीं है। इस पूरी मीटिंग के पृष्ठभूमि में हम लोग कल देख चुके कि तीनों जो सेनाध्यक्ष थे, वायु सेनाध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और थल सेनाध्यक्ष, सबके साथ सीडीएस अनिल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 1.5 घंटे की मीटिंग ली। ये 1.5 घंटे की मीटिंग इतनी बड़ी मीटिंग थी जिसमें कि तमाम ऑप्शंस पर विचार किया गया, उनके कंसिक्वेंसेस पर विचार किया गया, और जो बातचीत बाहर छन के आई उसमें कहा गया कि सेना को पूरी छूट दे दी गई है कि उनको कब, किस वक्त और कितना हमला करना है, ये उनके ऊपर होगा। इस छूट का मतलब ये नहीं है कि सेना ओवरऑल अपने से लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये उनको एश्योर किया कि वो जो फैसला ले रहे हैं उसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पीछे उनके कदमों का समर्थन करने के लिए हैं। चूँकि इस पूरे मसले में लगातार पाकिस्तान ने एक नया ऊपर वाला ढूंढा है। खुदा के नाम पर बनाए गए मुल्क को उन्होंने एटम बम के तौर पर एक नया ऊपर वाला खोज लिया है। आप पाकिस्तान के हर छुट भैया चैनल से लेकर वहाँ के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोग जो भी वहाँ सिस्टम में हैं, जिनको लोकतंत्र का हिस्सा समझा जा सकता है, वो तमाम लोग अब एटम बम है हमारे पास एटम बम है। अब वो ऊपर वाले का नाम लेने की बजाय एटम बम का नाम ज़्यादा जप रहे हैं, अगर आप देखेंगे। इसके अलावा कल जो मीटिंग थी उसमें एक बड़ी बात ये थी कि सेना को ये सब तय करना, यानी आप कहाँ तक घुस सकते हैं, ये एक बड़ी चीज़ थी। हिंदुस्तान के इतिहास में, चूँकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पहले मैं अपडेट बताता हूँ और फिर उसके बाद इस पर बातचीत करूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये कोई एक प्रधानमंत्री का दिया गया फैसला नहीं है कि आप कुछ कर दें, अंदर घुसें और अटैक करें। ये हज़ारों साल के हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने वाली पहल है, और ये कोई बिना उसके मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही आपको सिर्फ कुछ भी कह देने के लिए कह रहा हूँ। आप हज़ारों साल के हिंदुस्तान के इतिहास में, ख़ास तौर से 2000 साल या 2300 साल पहले जो अलेक्जेंडर की आर्मी के अटैक के बाद मौर्यकालीन युद्ध हुआ, जो फिर मौर्य संस्थापना हुई मौर्य शासकों की, और उसके बाद से लगातार हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोगों ने उसी रूल का फॉलो किया। कभी भी आपको हिंदुस्तान से बाहर राजाओं के हमले नहीं सुनाए गए। ये कभी सुना ही नहीं कि हिंदुस्तानी फ़ौजों ने कभी दूसरे देश पर जाकर हमला किया हो। लेकिन ये एक रिटॉरिक में कुछ बदलाव भी है। अगर आप गौर करते हैं तो कश्मीर के ये एक महान शासक, जिसका कि कश्मीर के एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको सबसे बड़ा स्टैचू दिखाई देना चाहिए था। दिल्ली में अलग अलग चौराहों पर आप आज भी तुगलक लेन और शाहजहाँ और औरंगज़ेब तो लेन में रहेगी, औरंगज़ेब रोड और बाबर रोड, यानी हिंदुस्तान की उस सबसे बड़ी जो ताकत का जो चौराहा है, या लोकतंत्र के अंदर का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र के मंदिर के करीब चौराहा है, जो इस देश के इतिहास की पहचान बता सकता है, वहाँ वो नाम होना चाहिए था ललितादित्य मुक्तापीड़, या उसकी मूर्ति आपको कहीं दिखनी चाहिए थी, जहाँ से हर हिंदुस्तान में आने वाला शख्स उस मूर्ति को देखता, और नहीं तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर वो दिखाई देनी चाहिए थी। कश्मीर के उस महान राजा ने अलग अलग जगहों पर जाकर युद्ध किया और भारतीय सेनाओं को
जो है विजय का स्वाद विदेशी ज़मीनों तक चखाया। वो लद्दाख तक पहुंचा, कहते हैं उसकी सीमाएं चीन के साम्राज्य से टकरा रही थी। इधर वो कैस्पियन सी तक कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमाएं, उधर लड़ा अफ़गानिस्तान में और बाद में एक युद्ध में वहीं मारा। 36 साल के लंबे शासन में उन्होंने पूरे इधर कन्नौज तक, यानी कन्नौज का मतलब सिर्फ कन्नौज शहर नहीं है, कन्नौज राज्य था जो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़े राज्यों में से एक था, जिसके अंदर काशी भी आता था। उन सब पर तो, लेकिन ये देश के अंदर के हिस्से हैं और ऐसा बहुत बार चक्रवर्ती राजा हुए हैं जिन्होंने पूरे देश को एक किया, लेकिन वो तिब्बत तक पहुंचने वाला या चीन की सीमाओं तक पहुंचने वाले पहले राजाओं में शुमार होता है। दूसरा उदाहरण अगर आप इतिहास में देखते हैं तो वो साउथ में मिलता है, जब चोल राजाओं ने श्रीलंका में अनुराधापुर से लेके तमाम जगह, यानी जो हिंद चीन है वहाँ तक कुछ एक्सपेडिशंस किए। लेकिन इसके अलावा आपको हिंदुस्तान में दूसरे देशों पर हमला करने का कभी भी कोई भी विवरण नहीं मिलता है। यानी हिंदू जो संस्कृति है वो दूसरे राज्यों पर जाकर अपने से हमला करने में कोई बहुत वो नहीं रखती, मतलब विदेशी ज़मीन पर कब्जा करने में कोई यकीन नहीं करती, और ये बात दुनिया के अलग अलग मंचों पर कही जा चुकी है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी सेना को छूट देते हैं तो ये पहली बार है जो हज़ारों साल की हिंदू वॉर डॉक्ट्रिन को बदल रही है। यूँ तो उरी हमले के बाद जिस तरह से स्ट्राइक की गई, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई पुलवामा अटैक के बाद, लेकिन वो सिर्फ एक सेना का लिमिटेड ऑपरेशंस था। राष्ट्र को ये छूट नहीं थी कि आप जाकर अटैक करें, आप जाकर उन पर पहले से, हालांकि उस समय ये कहा गया था जब ये किया था कि अगर हमको लगेगा कि कहीं हिंदुस्तान पर कोई हमले के लिए, आतंकी हमले के लिए तैयारी हो रही है तो उस पर हिंदुस्तान सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन ये जो तैयारी है ये जंग की तैयारी है, ये युद्ध की तैयारी है, और ये अगर हम लोग 700 के करीब 708वीं शताब्दी में, चूँकि शासक 695 से 376 तक का दौर ललितादित्य मुक्तापीढ़ का था, और 11वीं-13वीं शताब्दी तक हमने जो चोल राजाओं का उत्कर्ष देखा है, तो उसके अलावा आप अगर उनको भी जोड़ लेते हैं तो ये पहली बार है जब आप ये तय कर रहे हैं कि आप विदेशों पर, उस दूसरे देश पर हमला कर सकते हैं जो आपके लिए लगातार खतरा बनकर आपके देश को नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक बदले हुए वक्त का भारत है, और मैं चूँकि इस पर बार बार बात करता हूं कि हम क्या देखते हैं, और इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत कम सोचा विचारा होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं ये उसी की तरफ है। पाकिस्तान में डर का माहौल है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन ये जो बदलाव है ये अगर हम थॉमस जेफरसन के हिसाब से पढ़ें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कानून और संस्थाओं को मानव मन की प्रगति का सहचर होना चाहिए। जिस तरह किसी जवान आदमी को हम उसके बचपन का कोट पहनाकर नहीं रख सकते, उसी भी तरह किसी भी सभ्य समाज को हम पुरानी व्यवस्था में सदा के लिए जकड़ कर नहीं रख सकते। तो ये बदलाव की तरफ जा रही है, इस लड़ाई में हम बदलाव की तरफ जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान अब उस राज्य के तौर पर भी है जो अपने खिलाफ दुश्मनों को सजा देना जानता है, और उसके लिए आउट ऑफ ऑल जाकर वॉर भी कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के समय का सबसे बड़ा बदलाव है, जिसमें हज़ारों साल की एक जो थ्रेशहोल्ड है उसको पार किया। इससे पहले जब हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो एटॉमिक थ्रेशहोल्ड का जो पाकिस्तान का धमकी थी उसको पार किया था, और इस बार हमने इसको जो हज़ारों साल से हिंदू मत को, यानी हिंदू वॉर स्ट्रेटजी को रोकती रही है, हिंदुस्तान के बाहर उसका कोई वो नहीं रहा हमला करने का, उसको भी तैयार कर रही है। पाकिस्तान में ये पाकिस्तान महसूस कर रहा है। पाकिस्तान का प्रसारण मंत्री अताउल्ला तरार, आपने देखा किस तरह से उसने रात में कल 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लोगों को कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला करेगा। उनकी खुफिया एजेंसियों ने ये बता दिया है। मुझे लगता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत के यूट्यूब चैनलों को अच्छे से देख रही हैं,
और जो यूट्यूबर्स उनके लिए ये बता रहा है कि कब हमला होने वाला है, वो उस सूचना को, मुझे तो लगता है अगर वो फाइल पढ़ें खुद मंत्री, तो लगभग वही जो उसने बोला होगा वो उन तक पहुंच गया होगा। उससे पहले आप रेल मंत्री को देख ही चुके हैं, इन्होंने भी कहा, इनके पास भी यही टोन था कि परमाणु बम है। मरियम नवाज़ कल कह चुकी कि उनके पास एटम बम है। इससे पहले रेल मंत्री तो इस घबराहट में आ चुके कि उन्होंने अपने पास 130 परमाणु बम का जखीरा बता दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पाबर, गजनी और गजनवी और गौरी जो मिसाइलें तैयार की हैं वो हिंदुस्तान के लिए तैयार की। ये वो लोग हैं जो इस्लामिक इतिहास के सबसे बड़े हत्यारे, लुटेरों और बलात्कारी थे, और ख़ासतौर से उस हिस्से में जिसमें पाकिस्तान बैठकर बोल रहा है। यानी इन तीनों का अगर आप गौर करेंगे, जिनका नाम पर वो मिसाइलें रखी हैं, उनकी सबसे ज़्यादा हीट, उनका सबसे बड़ा अत्याचार, उनका सबसे बड़ा शोषण पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान को सबसे पहले उन्होंने नेस्तनाबूद किया, क्योंकि गजनी जो अफ़गानिस्तान का प्रांत है, जहाँ से निकलकर सबसे पहले उन्होंने वहीं अटैक किया। दरअसल मैं क्यों मान रहा हूँ कि ये इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है हिंदुस्तान का, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान में एंशिएंट द आर्ट ऑफ वॉर इन एंशिएंट इंडिया जैसी किताबें देखें, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत बाहर जाकर हमले नहीं करता। भारत जो है वॉर फोर्ट फॉर ए राइटिएस्ट cause is justify praised, and warrior is as advised so the fight even at the risk of the entire destructions of his race। भारत की पूरी इस तरह के आधार पर बनी हुई ये वार रहा है हमेशा से, चाहे वो किसी भी वक्त हम लोग देखें। ये 1924 की किताब है जो शायद पब्लिश हुई थी उस समय का। अगर आप उस समय भी ये देखें कि क्या भारत के साथ जो पूरा वॉर हुआ, उसमें उन्होंने वॉर के लिए कारण बता दिए हैं कि वो राइटिएस्ट कोज के लिए लड़ेगा, टू फाइट इवन एट रिस्क एट द एंटायर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज रेस, अपनी चाहे रेस का पूरा खत्म हो जाए। इस पर अगर हम लोग देखें, बहुत सारे कारण थे उस समय की, अगर मैं आपको वो फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन ये सही बात है कि भारत ने कभी भी जाकर दूसरों पर हमला नहीं किया, और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों पर लड़ रहे हैं तो वो एक नई चीज़ है। वो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हिंदुस्तान ने कभी ये तय किया हो कि हमको बाहर जाकर हमला करना है। तो ये एक बड़ा कारण है। पाकिस्तान में इस समय वो लोग चल रहे हैं। पहले अभी तक LOC पर फायरिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है, अब उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शुरू कर दी है फायरिंग, जो पहली बार है 1.5 साल के बाद इस तरह की पहली बार है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा साइन है। पाकिस्तान दरअसल इतना घबरा चुका है। दरअसल घबराहट सिर्फ पाकिस्तान को यही है कि भारत की फ़ौज अंदर ना घुस आए, क्योंकि अंदर घुस आएगी तो इस वक्त अगर आप गौर करते हैं तो बलूचिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग खड़ा है। नायला बलूच ने जो अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर भारत उस पर हमला करके बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराता है तो सबसे पहली मूर्ति जो बलूचिस्तान में लगेगी वो PM मोदी की लगेगी। आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं वो एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। उन्होंने कुछ रोड्स, कुछ इलाके पूरी तरह पाकिस्तानी फ़ौज से मुक्त करा लिए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का भी यही हाल है। तो पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि अगर भारतीय फ़ौज अंदर घुसती है तो उन इलाकों से शायद भारत को मदद मिल जाए। अब उसके पास एकमात्र आसरा बार बार चीन चिल्लाने का है, जबकि ये साफ़ हो चुका कि चीन किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की तरफ से एक उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि गुर्गों के लिए या मुर्गों के लिए युद्ध नहीं लड़े जाते, तो पाकिस्तान उसके लिए गुर्गे से ज़्यादा कुछ नहीं है। और जब कोई राजा हिम्मत करता है, कोई राष्ट्राध्यक्ष हिम्मत करता है, तो मुझे लगता है कि साहस के साथ देश खड़ा हो जाता है। देश में भले ही कुछ है, हम इस पर एक अलग बातचीत करेंगे आज, कि देश में जब गोरी की सेना बाहर खड़ी है तो मीर जाफ़र जयचंदों की फ़ौज क्या कर रही है, वो अंदर से क्या हो रहा है, उस पर एक हम लोग करेंगे अलग राजनीतिक, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से लगातार वहाँ के लोगों को देखिए आप, उनका कल भी वो जो उनकी संसद में इसाक जो उप प्रधानमंत्री है उसने जो कहा, वो भी पानी से लेके तमाम चीज़ों पर बोल रहे हैं। और उन्होंने कल एक झूठा सबूत भी पेश किया, एक ऑडियो वो करने के बाद ISPR ने कहा कि किस तरह से भारत का ये सबूत हम दे रहे हैं।
और बार बार उनका कहना ये है कि आप हमारे साथ जांच पर आइए, जांच पर आइए। ये याद होगा कि जब 2008 में पाकिस्तान किस तरह से झूठा और मक्कारी का बना हुआ एक देश है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी में उसको ये शुमार है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये उसके डीएनए में शामिल है जिस तरह का बदलाव है। क्योंकि जब हवाना में 2008 में जब अटैक हुआ था 26/11 का, उसके बाद जब हवाना जाते वक्त जो है उस समय मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने कहा था वहाँ हवाना में भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो भी आतंकवाद का शिकार है। मतलब आप इस समय उस समय से आज तक जो राजनीतिक दिवालियापन है वो किस तरह से है उसको आप देखिए। वो कह रहे हैं कि वो भी शिकार है, यानी हम पाकिस्तान को अपने बराबर ले आए कि पाकिस्तान भी है, और ये लगातार हमारे उसमें है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को दो इन बड़े फैसलों ने, चाहे वो उरी के बाद का हो और चाहे वो पुलवामा के बाद का हो, उन्होंने बदला ज़रूर है, लेकिन वो पूरा शिफ्ट नहीं था, वो आंशिक मूवमेंट था। जैसे विचलन कई बार आपको दिखाई देता है, वो उतना भर था। इसके बाद अब क्या हो रहा है कि अब ये कंप्लीट शिफ्ट किया जा रहा है, ये कंप्लीट शिफ्ट है। और इसीलिए लगातार आप देख रहे होंगे कि तैयारियां इस तरह की हो रही हैं कि किस भी तरह अगर ये स्थिति वॉर तक जाती है, कन्वेंशनल वॉर तक जाती है, और एटॉमिक वार तक जाने की कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि दुनिया की हर ताकत इसको समझ रही है। और यही पूरी दुनिया का, कोई पाकिस्तान के साथ खड़े होने का किसी का कोई इरादा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक ख़त्म हो चुका हुआ देश है जो धीरे धीरे अपने ही विरोधाभासों से घिर के ख़त्म हो जाएगा। और वो ज़्यादातर आपको लीबिया, सीरिया, उस तरह की स्थिति इस देश में दिखाई देगी। ये इसका फ्यूचर है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संशय होना चाहिए। वो लगातार देश थे, उनके पास फिर भी इकोनॉमी थी। अब पाकिस्तान में कोई होश के नाखून चबाने वाला भी नहीं है। आप उनके यूट्यूब पर चले जाइए, आप उनके मीडिया पे चले जाइए, आप उनके संसद की बहस देखिए, उन सब में वो हमले की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं कि भारत अब हम पर हमला करने वाला है, भारत हम पर हमला कर रहा है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी सरकार पूरी दुनिया में बदनाम है, वो खुद स्वीकार कर चुके। और फिर CIA के साथ उनके ट्रेनिंग कैंप हैं, उनके पास पेशावर में पूरा तालिबान ट्रेनिंग कैंप थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया, वो इस बात पर कोई अफसोस जाहिर नहीं करते कि एबटाबाद में था और उसको सेना ने शरण दे रखी थी। रावलपिंडी इतने बड़े जो सेना की वो है वहाँ मुख्यालय है, वो है, उसके बराबर में वो रह रहा है मुश्किल से 1-2 किलोमीटर के एरिया में, और उनको पता नहीं है। तो वो एक झूठ का, और उस पूरी कौम के जहन में, मैं उस दिन भी कह चुका, उसको बार बार दोहराना कि वो जाने कौन सा नशा है जो सिर्फ इस देश के लिए बना है। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि साहब आपके देश में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको शॉर्ट आउट करके अपने लोगों की ज़िंदगी को आसान कीजिए। लेकिन उनको लग रहा है कि वो रियासत मदीना है, उसको मक्का पर कब्जा करना है और उसको दुनिया में इस्लाम का मुहाफ़िज़ बनना है। और पाकिस्तान की सेना का ये मोटो भी है, वो ये कहती है वो इस्लाम की रक्षा के लिए बनी है, वो पूरी दुनिया में, कायनात में इस्लाम के लिए, सुरक्षा के लिए बनी है। और इसलिए वो कुछ भी आप देखिए, चाहे वो ब्लैक सितंबर के वक्त जॉर्डन में, और वो बनी इस तरह है कि वो जब ब्लैक सितंबर इस नाम का आतंकी संगठन बना था, जब हम लोग सोचते थे शायद ये पता नहीं क्या है, उसमें जिया-उल हक ब्रिगेडियर होकर जॉर्डन में गए थे। और जब उन्होंने वहाँ बाकायदा उन जॉर्डन में पैलेस्टीनियंस पर वहाँ के जॉर्डन के शाह ने उनको बुलाया था, क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि जो जॉर्डन ने पैलेस्टीनियंस को शरण दी थी, यानी जिन को लेकर आज हिंदुस्तान में झंडे फहराए जा रहे हैं, और JNU में जीत के बाद जिस झंडे को आप लहराते हुए देख रहे हैं लेफ़्ट वालों के, उनको शरण देने वाला जॉर्डन, इतना ज़्यादा शाह जो जॉर्डन थे, उसने कहा कि आपका दूसरा देश है, आप आ सकते हैं। तो वहाँ 17-18 लाख पैलेस्टीनियंस पहुँचे, और थोड़े दिन बाद उन्होंने शाह जॉर्डन को कहा कि साहब आप इस्लामिक उसका फॉलो नहीं कर रहे, और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी दूसरे देश के शासन को बदलने की। लिहाजा जब जॉर्डन ने पाकिस्तानी फ़ौज की मदद ली, और उसमें हज़ारों पैलेस्टीनियन मारे गए थे। उस सेना को लीड करने वाले खुद जनरल जिया-उल हक थे। तो ऐसे जो वॉर फ्रेंजी देश में आपको उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जो है आपके पंचशील,
प्रोग्राम या अहिंसा के सिद्धांत या इस तरह, क्योंकि वो जानते हैं अहिंसा के सिद्धांतों से वो देश नहीं लिया गया। दुनिया के सबसे कम समय में बना हुआ वो देश है जो मुश्किल से 5 साल जिसकी मुहिम चली और उसको देश का दर्जा मिल गया। दुनिया में ऐसे सैकड़ों साल से आज़ादी के लिए लड़ते हुए देश हैं जिन्होंने कई सौ साल तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, वो बनी। लेकिन ये 1940 में 1937 के अगर इलेक्शंस देखते हैं तो पंजाब के 88 सीट्स में से उनको 2 सीट मिली थी मुस्लिम लीग को। 1940 में उसने पाकिस्तान के लिए नारा दिया और 86 में से 79 सीट जीती 1945 के चुनाव में। 6 सालों में उसने इतना बदलाव कर लिया और उसके बाद 47 में उसको देश मिल गया। दुनिया में बहुत अलग किस्म का देश था जो सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि वहाँ जो गए हुए लोग हैं उनकी जमानत के तौर पर उन लोगों को यहाँ छोड़ दिया गया जिन्होंने उसकी मांग की थी। उस देश की मांग करने वाले उत्तर प्रदेश बिहार के मुस्लिम थे। जो वोटर्स हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो शस्त्रागार था। जिन्ना ने उसको अपना शस्त्रागार कहा और आज भी पाकिस्तान में मजाक में कहा जाता है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के कुछ लौंडों ने पाकिस्तान ले लिया, ये कहा जाता है। दुनिया में ऐसे देशों के बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने एक वॉर के लिए, मतलब देश को बंटने न देने के लिए एक बड़ी वॉर लड़ी हो। इस देश के नेताओं ने आसानी से स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान से अलग होने के लिए बांग्लादेश को 30 लाख लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। खुद पाकिस्तान ने अपने आप को बंटने से रोकने के लिए लाशों के अंबार लगा लिए थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने आसानी से बंटने दिया। और अब बंटने के बाद जब उस देश के साथ शांति से वाजपेयी जाके कह चुके मीनारे पाकिस्तान पे, और उन्होंने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि ये देश अब पाकिस्तान एक हकीकत है, हम सही रह सकते हैं। लेकिन उसका क्या हसर निकला जब वो जा रहे थे समझौते उसके अंदर बैठ के बस में, तो उस दौरान 84 लोगों का लगभग, शायद अलग अलग जगह 34 लोगों का कत्ल किया गया था राजौरी और उन सब इलाकों में। यानी जब आप जा रहे थे तब आपको किया जा रहा था। उसके बाद भी फिर उन्होंने, मुझे याद है कि किस तरह का डायलामा हमेशा हिंदुस्तानी नेताओं के पास रहा, या जिसको कुछ लोग शत्रुबोध की पहचान न होना भी कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि कारगिल वो समझौता वार्ता लाहौर के बाद कारगिल हुआ, लेकिन हम शिखर वार्ता उसके बाद फेल हुई आगरा, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है उनसे बातचीत करने के प्रयास जारी रखेंगे। आप लगातार उस देश से जारी रखेंगे प्रयास जो आपको लगातार घाव पहुंचा रहा है आपके अंदर। और चूंकि ये एक फॉल्स हुड है जो ताकत का फॉल्स हुड देता है। अगर आप हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो जो पाकिस्तान के झंडे, अगर उनको ज़मीन पर रखा जा रहा है तो कुछ लोग उनसे जाने से परहेज कर रहे हैं। कुछ मुस्लिमों को लग रहा है कि ये पाकिस्तान तो उनका है, क्योंकि मांगा तो उन्होंने ही था। हालांकि ओवैसी जैसे शख्स को आप ये सुन रहे हैं जो पाकिस्तान पर सीधे तौर पर तंज कस रहा है कि आप टायर नहीं बना सकते, मलेरिया की दवाई नहीं बना सकते, और ये अच्छा है चीन पे आप एक भी बार चीन के आप जूते साफ़ करते हैं, जबकि चीन जो है मुसलमानों को पोर्क खिला रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है नहीं है तो बाद में बात होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसे कई बार हम लोगों ने बदलाव को देखा है, चाहे वो कश्मीर में देखा हो तो यहाँ भी देखा हो। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी ताकत जो होती है, जब आप साहस दिखाते हैं तो आप जीतते भी हैं। आपको साहस दिखाने पे जीतना भी होता है। शायद प्रधानमंत्री मोदी ने इतने लंबे समय तक इसी साहस की एक तरह से खोज करनी होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की सोसाइटी ये जानती नहीं थी कि क्या हो। क्योंकि हम लोग अजीत डोवाल साहब का एक बड़ा वीडियो पढ़ा है, लगभग 11-12 मिनट का है, 2011 का ही है शायद, एक स्पीच का है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम हारे क्यों। उन्होंने पूरी वॉर की स्ट्रेटजी पर बताया। हमने कभी दूसरी ज़मीन पर जाकर लड़ाई नहीं की, हमने कभी किसी से वो नहीं किया। और हालत ये थी कि बप्पा रावल हों, नाग भट्ट हों, मिहिर भोज हों, इन लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उनको हराया। अफ़गानिस्तान के हमलावरों को बहुत बार हराया, लेकिन इन्होंने कभी आगे बढ़कर उस मुसलमानी फ़ौज के केंद्र पर प्रहार करने की कोशिश नहीं की, ताकि इनको ये समझ आए ये कर सकते थे। वो गजनी तक नहीं पहुँचे। क्यों? क्योंकि बाहर हमला करना इनकी डॉक्ट्रिन में नहीं है।
इनको बाहर हमले नहीं करने। पृथ्वीराज चौहान की हार तो ग्लेरिंग है। उससे पहले ये तो सिर्फ लोग, आप लोगों को तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की ने जो मोहम्मद गोरी को हराया वो याद होगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान से पहले भीमदेवदित्य शायद 1174 का वॉर है जहाँ तक मुझे डेट याद है, उससे मोहम्मद गोरी सिर्फ 20 या 30 आदमियों को लेकर बचकर गजनी पहुँचा था। कुछ सौ लोग थे। इतनी बुरी तरह हार हुई थी कि उसने जो लोगों को साथ लेके गया था उनके गर्दनें कटवा दी शर्म के मारे, और उसके बाद लेकिन फिर तैयारी की, फिर आया। चूँकि आप उसको नष्ट नहीं कर पाए, आप बाहर निकल के मार नहीं पाए, इसीलिए आपने जो है हमेशा लड़ाइयाँ की। आप फोर्ट्रेस पे यकीन करते रहे। आपने सोचा हमारे दुर्ग दुनिया के सबसे मजबूत दुर्ग हैं, लिहाजा बचा लेंगे। लेकिन आप जिनसे टकरा रहे थे वो दुनिया की सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी थी उस वक्त। वो सिर्फ इसी को जानती थी, कत्ल करना, मारना, इसके अलावा उसको कुछ और आता नहीं था। तो ये सब जो तैयारियां थी, ये जो सब खामियां थी, उनको प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला बदलता दिख रहा है। मैं इसीलिए इस बाकी सब चीज़ों पर बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ इस फैसले में, क्योंकि हम लोगों ने इसको देखा। एक बहुत बढ़िया मुझे लाइन याद आ रही है कि ऐसा घट रहा है, और यदि इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता तो ऐसा घटता रहेगा। और हम लोग घटते हुए देखते रहे हैं। इतिहास की जरा सी भी अगर समझ हमको है तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो है पूरा लगातार हजारों साल से जारी है। द लास्ट किंग्स ऑफ अफगानिस्तान, द लास्ट फोर्टे ऑफ हिंदुज़म, शाही डायनेस्टी। हिंदुज़म का मतलब मैं सिर्फ धर्म को लेकर नहीं कह रहा, जो यहाँ रहने वाले तमाम लोग हैं, जो हिंदुस्तान पे यकीन करते हैं, उन सबको, उन पर नहीं जो इनको हिंदुस्तान में यकीन नहीं है, सिर्फ रह रहे हैं। क्योंकि 88,000 औरतें तो ऐसे ही मिली हैं जो यहाँ शादी करके यहीं वहाँ से यहीं रह रही हैं। मतलब यहाँ से शादी पाकिस्तान में कर ली और उसके बाद यहीं रह रहे हैं। ये आपने देखा ही होगा ये कितनी खतरनाक कर रहे हो। 17 साल से उन्होंने वहाँ की आबादी नहीं ली। यहाँ फ्री में राशन है, यहाँ फ्री में सब कुछ है, और लोगों को बसा दें। जब आप झंडे के ऊपर से, जिस देश ने आप पे हमला किया उसके झंडे के ऊपर से पैर गुजारते हो आप दिक्कत कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते होंगे? आपने तो हजारों चीज़ें ऐसी अपने देश में रखी हुई हैं जो वोट के लिए थी। लेकिन ये लोग, इस पर फिर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो फिर उस तरफ बह जाऊंगे। ये तो आपको लगातार फैसले करने होते हैं कि आप क्या करेंगे। आपको इस माहौल से सच को देखना होगा और बदलाव करना होगा। तो मुझे कई बार लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है, और मैं इसलिए कह दूं कि बदलाव क्यों है, ये बहुत बड़ा बदलाव क्यों है, ये मैं आपको पढ़ देता हूं। क्योंकि मुझसे बहुत बार ये सवाल किया जाता है, खासतौर से जब मैं बंगाल चुनाव कर रहा था, तो एक रिपोर्टर ने पृथ्वीराज चौहान को गाली दी और कहा कि उसकी वजह से हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे। वो ना उसको भागते हुए छोड़ता और ना ही वो पीछा जाके मार देता। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाया? तो मैंने उसको कहा था कि शायद आपने अपना और उनका टेक्स्ट दोनों ही नहीं पढ़े हैं। हमारे टेक्स्ट में साफ कहा गया है, और चूँकि स्कंद पुराण है, ये साफ तौर पर कहती है कि असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके बाद ये भगवान इंद्र जब वर्तासुर का वध कर चुका देवासुर संग्राम में, तो उसके बाद वो असुरों को मारे जा रहा था लगातार, जो भाग रहे थे, जो वो कर रहे थे। तो उनको नारद पहुँचे और उन्होंने कहा कि असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा थे, वो उसके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं, ऐसे सैनिकों की जो विजय से मद से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं, उन्हें महापातकी और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। हिंदू कल्चर में ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है, जिसका प्रायश्चित आपको करना ही होता है, चाहे आप भगवान राम ही क्यों ना हो। तो उसने कहा कि शरण में आए हुए शत्रुओं की हत्या क्यों कर रहे हो? ये भीताश्च प्राणश्च धवन्ति ताने ये मद्दोद्वता ब्रह्मघातने त्योपि विज्ञेपा महापातक संयुक्ता। ये उसमें कहा गया है कि आप जो है इसके ये सुनते ही उन्होंने तुरंत वापस कर दिया और उन्होंने मारना बंद कर दिया। जो मैं आपको एक चीज़ लास्ट पे ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि आज सिर्फ इसी पर कि आखिर ये इतना बड़ा शिफ्ट क्यों है, हजारों साल के इतिहास को बदला क्यों है। अब द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार एंड मेथड ऑफ वारफेयर मस्ट नॉट बी बेस्ड, द यूज ऑफ बार्बर्ड और पॉइजनस वेपन आर फॉरबिडन, वाज फॉरबिडन। यानी आप ऐसे जहर के
तीर नहीं छोड़ सकते अपने शत्रुओं पे, उनको कांटेदार उससे नहीं मार सकते। एंड होलसम डिस्ट्रक्शन बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल कंट्रावेंसेस एंड कंडेम, जो पूरी तरह उनका विनाश है, जो पूरी तरह से उनको वो नहीं कर सकते। और हर योद्धा को सलाह दी गई थी कि वो अपने बराबर के साथ लड़ेगा, जैसे रथ वाला है, रथी है तो वो रथी से लड़ेगा, वो जो पैदल चल रहा है उस पर वार नहीं करेगा। इसी तरह से जो रैंक है बराबर की रैंक पे ही वार कर सकता है, उससे उस पर नहीं वार सकता। एक जो योद्धा है, ट्रू वॉरियर है, शुड नॉट किल दोज, वो उनको नहीं मार सकता जो लोस देयर हॉर्सेस, जिन्होंने अपने घोड़े को खो दिया हो। चैरियट और आर्म्स, जिनका हथियार टूट गया हो और या चैरियट टूट गया हो। दोज हु ज्वाइन हैंड, हाथ जोड़कर उन्होंने जो हाथ जोड़कर खड़े हो गए हो। दोज हु फ्ली विद फ्लाइंग हायर, जो ऐसे भाग रहे हो कि उनके बाल उड़ने लगे हों, उनको भी नहीं आप मार पाए। और दोज हु सिट विद अवर्टेड फेस, जो इस युद्ध से अलग होके बैठ गया हो। दोज हु क्लाइम्ड इन, जो फाइट पेड़ पे चढ़ गया हो या एमिनेंस में भाग गया हो। और मैसेंजर्स को नहीं मार सकते हैं, और जो अपने आप को गाय या ब्राह्मण घोषित कर सके उनको नहीं मार सकते। समटाइम वेनक्विस्ड एट ग्रास एंड लिव्ड इनटू वाटर, पानी में कूद जाते थे, मुंह में घास ले ले, उनको भी आप नहीं मार सकते। ईटिंग ग्रास वाज ए साइन ऑफ सबमिशन एंड वाज रिप्लाइड बाई फॉरगिवनेस, और इसका मतलब ये था कि उनको माफ़ी दी जानी चाहिए। दैट ऑल दिस ह्यूमन कंसिडरेशन आर एक्चुअली बॉट इनटू प्रैक्टिस इज सफिशेंटली कॉरोबोरेटेड बाई मैग्नास्थितीज, ये मतलब हमारे टेक्स्ट में कहा गया है। और उनके एक और बता दूं, जो शायद जो इस्लामिक इन्वेडर्स इस देश में आए हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, प्रिजनर्स ऑफ वार वर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड वाइफ ऑफ सोल्जर्स किल्ड वाइल फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनिमी वर ट्रीटेड विद ड्यू कर्टसी एंड सेंट होम अंडर एस्कॉर्ट्स, उनको उनके घर साथ में भेज दिया जाए। और उन लोगों ने क्या बनाया, उन्होंने सेक्स स्लेव बनाए। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी की इस जो एक बदलाव की नीति है, जो हिंदुस्तान के इतिहास को दिशा दे सकती है, उसमें ये कुछ और बदलाव किए जाने चाहिए कि शत्रु को छोड़ा नहीं जा सकता, और वो भी इस तरह का शत्रु जो हर बार वेश बदलता हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग इन वीडियो को अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप देखते हैं, तो इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने में, वायरल करने में थोड़ा मदद कीजिए, ताकि हम इस कंटेंट को बनाए रखें और उस तरह के ना हो जो संजय दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी क्या लिख रहे हैं वो देख रहे हैं, या कब वार होने जा रहा वो हो रहा है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक सिंसियर जर्नलिज्म का और वैचारिक उस पर जो रेफरेंस के साथ हो उसको बढ़ाने में मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली अपडेट। नमस्कार।